सो इन दिस पार्ट वी आर कवरिंग दी सोलर सिस्टम, ठीक है, और सोलर सिस्टम और बाकी के जो लेफ्ट वो टॉपिक्स हैं दैट वन, ठीक है, 2 ही पार्ट्स रहेंगे। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, इसमें बाकी चैप्टर जितना बचा है वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में वैसे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सन, 8 प्लैनेट्स, ठीक है, नंबर 1 है सन, फिर हैं 8 प्लैनेट्स, फिर 63 मून्स, और उसके बाद काफ़ी स्मॉल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, डस्ट, गैसेस, ये सभी चीज़ें। और हमें अक्सर नहीं, मेनली एस्टेरॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं, जो ये मार्स और ये जुपिटर है, इसकी जो बीच वाली सरफेस है यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिलते हैं, एस्टेरॉइड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स, ठीक है। पहले प्लूटो को भी हम कंसिडर करते थे, बट अब नहीं है, वो अब उसे कंसिडर नहीं करते, मतलब, ठीक है, इन दी सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अगर आपको कन्फ्यूजन है या फिर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटी सी ट्रिक है जो कि गूगल में आसानी से मिल जाती है सर्च करने पे, ठीक है, मैं बता देती हूँ वो ट्रिक क्या है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर, एम फॉर माई वेरी एक्सीलेंट मदर, जस्ट, जे फॉर जस्ट, सर्व, ठीक है, जस्ट सर्व अस, यू फॉर एस, नूडल्स। तो माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इस निमोनिक से आप ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मली याद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। और हमारे प्लैनेट्स में जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये सन के पास में है तो हम ये ज़्यादा अंदर की ओर है तो हम इन्हें इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। फिर जो बाकी के ये 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। एक और नेम है जिनसे हम इन 4 प्लैनेट्स को जानते हैं, वो नेम ये है कि हम इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, TERRESTREAL, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है ना। हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब कैसे प्लैनेट्स, अर्थ लाइक, यानी इनकी कुछ जो कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंट है इनका कैसा है, कुछ अर्थ का जैसा है, रहने लायक नहीं, मतलब काफ़ी और सेंस में ये अर्थ से मैच करते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ऐसा क्या है जो अर्थ का जैसा है, तो इनके अंदर हमें मिलता है रॉक्स, ठीक है। इन प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं, ठीक है, मेटल्स भी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रॉक्स और मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। ये हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये हो गए जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन, अब ये तो अर्थ लाइक है, ये किसके जैसे हैं, ये हैं जुपिटर जैसे बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट लगभग बड़े बड़े साइज़ के हैं, ठीक है ना, तो जुपिटर लाइक, तो जोवियन प्लैनेट्स मतलब जुपिटर लाइक प्लैनेट। और साथ ही साथ इनको एक और नेम से जानते हैं, इनको गैस जायंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी गैस पाई जाती हैं, किस टाइप की गैसेस, लाइक फॉर एग्जांपल लोअर डेंसिटी वाली गैसेस, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कैसी गैसेस हैं ये, लो डेंसिटी वाली गैसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी गैसेस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे कैसी गैसेस मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी हाई डेंसिटी वाली गैसेस, ठीक है। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, इन प्लैनेट्स के बीच में। अब हम इनकी बात करें कि चलिए मेन डिफरेंस था वो हमें क्लियर हो गया है कि टेरेस्ट्रियल और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मून की, ठीक है। मून के बारे में हम सभी जानते हैं, ये क्या है, इट इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ओनली दी नेचुरल सैटेलाइट, किसकी, ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसके बारे में क्या थ्योरी कि ये मून कैसे फॉर्म हुआ, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था सर जॉर्ज डार्विन, ठीक है, सर जॉर्ज डार्विन। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये क्या कहते हैं कि इनिशियली मतलब शुरुआती स्टेज में, ठीक है, शुरुआती स्टेज में क्या था कि जो अर्थ है और मून है ये एक ही बॉडी थे, ये कोई अलग नहीं थे, ठीक है ना।
ये क्या थे, एक सिंगल बॉडी थे, और सिंगल कैसी बॉडी, रोटेटिंग बॉडी थे, ठीक है, दे वर दी सिंगल रोटेटिंग बॉडी, जो कि घूम रही है, बस रोटेट कर रही है, ठीक है। फिर इसका जो मास था वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, बहुत बड़ा मास था, वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। अब उस मास के ब्रेक होने से जो, मान लो ये सिंगल बॉडी बोला, ठीक है ना, इसमें क्या है, अर्थ भी बोला, मून भी, ये एक ही बॉडी थे। अभी यहाँ पे हम मून का फॉर्मेशन कह ही नहीं रहे क्योंकि मून तो इसी के अंदर है, तो मान लीजिए ये अर्थ ही हो गया, ठीक है ना, ये एक बॉडी है, सिंगल बॉडी। इस बॉडी में से मास ब्रोक हुआ, जैसे ही मास हटा तो कुछ हिस्सा अलग हो गया, ठीक है, वो हिस्सा जो अलग हुआ उसी ने मून का फॉर्मेशन किया, ऐसा ये थ्योरी कहती है, ठीक है। और जो हिस्सा अलग हुआ वो हिस्से से जो डिप्रेशन बना, डिप्रेशन समझते हैं ना, कोई बड़ा सा गड्ढा या इस टाइप का कुछ, तो कहते हैं कि वो जो डिप्रेशन बड़ा सा, उसी के टाइम उसी जगह पर आज के टाइम का क्या है, पैसिफिक ओशन जो इतना बड़ा है वो उस डिप्रेशन में ही कवर्ड है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दी थी किसने, सर जॉर्ज डार्विन ने। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, जो प्रेजेंट डे साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ये थ्योरी नहीं है सही। अच्छा, ये थ्योरी सही नहीं है तो क्या सही है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ मून का, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ, जो मून है हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, उसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ कि एक बहुत बड़ा जायंट इम्पैक्ट हुआ, मतलब बहुत बड़ा एक असर हुआ। क्या असर हुआ, ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है, एक बॉडी थी, उस बॉडी में एक बिग स्प्लैट हुआ। वो किसकी बात कर रहे हैं, बिग स्प्लैट की, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन टाइप का समझ लो, ठीक है ना, एक बिग स्प्लैट हुआ। उससे क्या हुआ, अर्थ का कुछ पार्ट, ठीक है ना, जो अर्थ का कुछ पार्ट था वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है ना, वो पार्ट अलग हो गया और वो ब्लास्ट होके क्या हो गया, सेपरेट हो गया पार्ट। अब वो जो पार्ट था वो अर्थ के चारों ओर घूमने लगा, ठीक है, वो जो पार्ट अलग हुआ वो अर्थ के क्या हुआ, चारों ओर घूमने लग गया, ठीक है। और जो ये पार्ट अलग होके घूमने लगा, इसी पार्ट को क्या नाम दे दिया, मून नाम दे दिया। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं वो ये थ्योरी को बिलीव करते हैं कि ऐसा हुआ था। तो ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मून। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसको करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई थी पीछे, थोड़ा सा है डिफरेंस बिटवीन दी टेरेस्ट्रियल एंड दी जोवियन प्लैनेट्स, कुछ तो मैंने डिस्कस किए थे, कुछ छूट गए हैं, तो थोड़ा सा ओरली आप उसे समझ लीजिए, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के जो ठीक है, बेसिक डिफरेंस मैं जो पहले बता चुकी हूँ वो नहीं बता रही हूँ, नए वाले बता देती हूँ। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो अपने पेरेंट स्टार यानी कि सन उसके पास में है ना, तो वो प्लैनेट्स एकदम ठंडे नहीं हो पाएंगे, राइट। और जो उसके दूर पर प्लैनेट्स हैं यानी कि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो क्या है, वो सन से काफ़ी दूर हैं, इसी वजह से वो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर क्या है, थोड़ा ठंडा है। बस फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, जो सोलर विंड है वो ज़्यादा इफेक्ट किसको करेंगी, वो ज़्यादा इंटेंस किसके लिए होंगी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो पास में है, ठीक है ना, किसके, सन के, और ना ही कि जोवियन प्लैनेट्स, तो वो ज़्यादा इंटेंस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में होंगी। कौन, सोलर विंड्स। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो हमें पता है ये साइज़ में स्मॉलर होते हैं कंपैरेटिवली टू दी जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनकी ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। अब उनकी ग्रेविटी कम है तो वो अपने आप में गैस होल्ड नहीं कर पाते, उनके जो एटमॉस्फेयर में गैस है वो एस्केपिंग गैसेज जो है उनको होल्ड नहीं ज़्यादा कर पाते क्योंकि उनकी ग्रेविटी थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। लिथोस्फीयर का पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अर्थ है वो अपने कौन से स्टेज में थी, द अर्थ वॉज इन दी प्रीमोर्डियल स्टेज, ठीक है ना, अर्थ का प्रीमोर्डियल स्टेज था, ठीक है। इस स्टेज मतलब जब अर्थ नई फॉर्म हुई थी, ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ अर्थ। तो इस टाइम पे क्या था, उसकी जो डेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी और इंक्रीज़ करने में थी, और जैसी डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही थी तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जब ये डेंसिटी और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुए तो इसके जो अंदर मटेरियल थे, ठीक है ना, उनकी जो डेंसिटीज थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना, तो वो आपस में क्या होने लगे, सेपरेट होने लगे। अब हमें पता है कि अब इसके अंदर जो मटेरियल है अर्थ के अंदर, वो कुछ मटेरियल ऐसा है जो
ज़्यादा डेंस है, कुछ ऐसा है जो कम डेंस है। तो वही कॉन्सेप्ट आएगा जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ दी एक्रीशन। ठीक है ना, एक्रीशन में क्या होता है, जो ज़्यादा डेंस है वो बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो कम डेंस है वो बाहर की ओर आ जाएगा। और वही हमारे अर्थ के फॉर्मेशन में हुआ। हमारा जो अर्थ का कोर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो वहाँ पे ज़्यादा डेंस वाले मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अर्थ ये कोर है, फिर मेंटल, फिर हमारा क्रस्ट आता है। ठीक है, इसीलिए जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो हम कहेंगे जब हम अंदर की ओर आते हैं तो हमारी जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है ना, तो हमारा एक्रीशन का प्रोसेस था, इसमें यही हुआ कि जो हैवियर मेटल्स थे, मटेरियल्स जितने भी थे हैवियर वाले, वो सेंटर में जाके एक्यूमुलेट हुए, जिससे कोर बना। ठीक है, जो लाइट डेंस पार्टिकल्स थे वो कहाँ हैं, वो सरफेस की ओर आ गए। ठीक है, तभी तो सरफेस में की ओर आए। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो जब ठंडे होते हैं, कंडेंसेशन हुआ, तो वो सॉलिडिफाई हुआ। ठीक है ना, उसी से बाद में हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हमारे कोर, मेंटल, क्रस्ट, यही चीज़ है बस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो लिथोस्फीयर में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है, ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, इसका इवोल्यूशन हुआ 3 स्टेजेस में। फाइन, सबसे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो प्री मॉडल एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो रिमूव हुआ। ठीक है, वो हट गया। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाला है लॉस ऑफ प्री मॉडल। ठीक है, लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर जो हुआ उसमें, यानी कि एटमॉस्फेयर जो पहले का था अर्थ का, यानी इनिशियल स्टेज में जो एटमॉस्फेयर था उसमें, जिसमें क्या थे, हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, तो वो सब धीरे धीरे हटने लगी। ठीक है, अब ये हटी किस कारण, हमने भी पहले पढ़ा था क्या हुआ था, सोलर विंड्स, क्योंकि ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना, तो यहाँ पे क्या थी, सोलर विंड्स। तो इनके इम्पैक्ट से जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था वो हटा। तो फर्स्ट हमारा हो गया लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज जो हमारी थी उसमें क्या हुआ, हमारी जो अर्थ की इंटीरियर थे, हमने पढ़ा था ना अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यानी कि एक बार लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में आई एम राइटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट था उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक प्रोसेस हुई जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। ठीक है, ये डी गैसिंग का मतलब क्या है, जितनी भी वाटर है, वाटर वेपर, गैसेस हैं, ये एटमॉस्फेयर की ओर जा रही हैं। ठीक है, एक बार नॉर्मल डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर, इंटीरियर से जो गैसेस बाहर की ओर रिलीज़ हो रही हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसे डी गैसिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत सारे नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल हैपनिंग्स जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, उनसे डी गैसिंग हो गई। ठीक है, तो उन सभी से क्या हुआ, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट, वो चेंज हो गया। ठीक है ना, और जो तीसरा कंट्रीब्यूशन हमारा जाता है, ठीक है, वो जाता है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी क्या हुआ, हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो मॉडिफाइड हो गया। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड, और जिस प्रोसेस से ये हुआ उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हुआ। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, जब अर्थ नई नई फॉर्म हुई थी तो बहुत ही कम ऑक्सीजन था। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, बाद में जब डी गैसिंग हुई तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे रिलीज़ होने लगे। फिर फर्दर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो CO2 है वो क्या होगी, कम होगी, और जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, CO2 का लेवल घटा। ठीक है, तो यही चीज़ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा इस तरह से एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो हमने लिथोस्फेयर पढ़ चुका है, एटमॉस्फेयर पढ़ चुका है। एटमॉस्फेयर में हमने लास्ट में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। ठीक है, एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हुआ। अब इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं हमारे अर्थ में। ठीक है, तो फिर बाद में एक प्रोसेस और होती है। ठीक है, यानी कि कूलिंग की प्रोसेस। ठीक है, कूलिंग की प्रोसेस हुई। जब कूलिंग की प्रोसेस हुई तो उससे कौन सी प्रोसेस हुई, मतलब उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई यानी कि क्या होगा, अब प्रिसिपिटेशन होगा, यानी
अब कुछ गिरेंगी चीज़ें जैसे कि रेनफॉल, हेज, मतलब स्नो या ये जो सारी चीज़ें गिरती हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस से ही तो होता है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हुई तो इनसे धीरे धीरे फिर क्या हुआ, रेनफॉल हुई, ठीक है। फिर जब रेनफॉल हुई तो जो CO2 थी, हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को रहने लायक बना रहे हैं। तो हम रहने लायक बना रहे हैं तो उस रहने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़नी थी, तो इस वजह से क्या हुआ, जो CO2 थी, ठीक है, CO2 जो थी एटमॉस्फेयर में वो डिज़ोल्व होने लगी, ठीक है ना। वो डिज़ोल्व किस में हुई, अब हमने किसकी बात करी कि प्रेसिपिटेशन हुआ, रेन हुई, ठीक है ना। तो CO2 डिज़ोल्व इन रेन वाटर, ठीक है ना। तो CO2 डिज़ोल्व किस में हुई, बारिश के पानी में वो डिज़ोल्व हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, CO2 यहाँ डिज़ोल्व हो गई। CO2 क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को गर्म करती है ना। तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर हमारी अर्थ का क्या हो गया, गिर गया। तो टेम्परेचर हमारी अर्थ का कम हुआ। फिर वापस यही प्रोसेस रिपीट हुई, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, ये हुआ। तो ये प्रोसेस जो हुई ये क्या कहलाती है, ये वाटर साइकिल तो कहलाती है। पुरानी बचपन की क्लासेस में पढ़ा है ना हमने। ये प्रोसेस क्या होती है, वाटर साइकिल होती है। यानी कि क्या हुआ, रेन वाटर हो आने में लगा है, यानी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है अब, ठीक है। तो रेनफॉल जो इतनी सारी हुई, ठीक है ना, रेनफॉल से जो ये रेन वाटर आया, ठीक है ना, जो ये रेन वाटर आया ये कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, है ना। तो जो रेन वाटर था ये कलेक्ट हुआ, ठीक है ना, किस में, डिप्रेशंस में। डिप्रेशन समझते हैं ना, डिप्रेशन बन जाना मतलब बहुत बड़े गड्ढों में या बहुत बड़ी खाली स्पेस में, ठीक है। ऐसी स्पेस जहाँ पे वो आ सके, मतलब एक फ्लैट लैंड नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल डिप्रेशन, कोई कट ऐसा टाइप का, कोई कर्व टाइप का, ऐसा कुछ डिप्रेशन था। वहाँ पे डिप्रेशंस में क्या हुआ, पानी इकट्ठा होने लगा। होता है ना, जैसे कोई ज़मीन है, वहाँ पे जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, यानी तो वो वहाँ के ऊपर की ज़मीन को क्या हटा देती है, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिप्रेशंस जब बने तो उन डिप्रेशंस में क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। तो उससे क्या हुआ, उससे बने हमारे ओशंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जो ओशंस है वो कितने ईयर्स पुराने हैं, वो 4 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। मतलब उनका फॉर्मेशन तब हुआ था। फिर लाइफ ऑन अर्थ कब से शुरू हुई, अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। फिर अर्थ की एज कितनी है, अर्थ की एज हम ओशन से भी पहले की है ना, तो ओशंस तो 4 बिलियन ईयर्स हो गए, ठीक है। तो ओशंस को बना हुआ कितना टाइम हो गया, ये है 4 बिलियन ईयर्स पहले के। तो अर्थ इससे भी पहले की बनी है, यानी तो अर्थ बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, लगभग अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है। तो एक और टॉपिक रहता है ओरिजिन ऑफ लाइफ लास्ट में, ये थ्योरेटिकल है, मैं इसे बोर्ड में नहीं कराती हूँ, खाली आप रीड आउट करेंगे, आप समझ जाएंगे। बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत में अर्थ में क्या था, जो एटमॉस्फेयर था वो कंड्यूसिव नहीं था, रहने लायक नहीं था। तो ठीक है, धीरे धीरे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि मतलब अर्थ में लाइफ आई कैसे। तो क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है ना, जिनसे सबसे पहले क्या जनरेट हुए, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए, वो बाद में असेंबल हुए, ठीक है। जब उनका असेंबलिंग हुई तो उनसे कुछ डुप्लीकेट्स बने उनके, ठीक है ना, अपने आप के डुप्लीकेट बने उनके। तो वो कन्वर्ट हुए कुछ मैटर में, इनएनिमेट मैटर बोलते हैं, ठीक है। वो फिर लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही थ्योरेटिकल है, बस रीड आउट करिएगा, ठीक है। फिर वो लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। अब हमें आज की जो लाइफ है उसका पता कैसे चलता है कि वो उतने पहले एग्जिस्ट करती थी, प्लैनेट इतना पुराना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम फॉसिल्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो यानी अलग अलग पीरियड के फॉसिल्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये रॉक से मिला, ये पुराने, दीज आर फाउंड इन दी रॉक्स इन दी फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स, पहले के फॉसिल्स से पता चलता है, ठीक है। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि ये कितने साल पुराने हैं। ओशंस 3.8 हैं, तो आई मीन ओशन 4 बिलियन ईयर्स पहले हैं, तो अर्थ उससे भी काफ़ी साल पुरानी है। तो कौन कितने साल पुराना है, बस यही चीज़ें, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल में ये आ जाता है क्योंकि आपकी NCERTs में कुछ MCQs में मेंशन्ड है ये, तो वो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना ये एक्सप्लेनेशन है दिस इज़ टोटली सफिशिएंट, ठीक है। फिर भी आपको रिकमेंड किया जाता है आप रीड कीजिए पूरा की पूरा चैप्टर बाय योरसेल्फ, और जो ये टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है इसको हाईलाइट कीजिए अच्छे से, और फिर लिख कर आप जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए। कन्फ्यूजन हो रहा है, रिवाइंड कीजिए वीडियो को, वापस से देखिए, एंड आई कैन गारंटी यू कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे।